Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज के एपिसोड नंबर 2 में। जी हाँ, आज हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से श्री चमन लाल कपूर जी हैं, जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है लगातार चौथी बार। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि मनाली के विकास को लेके उनका दृष्टिकोण क्या कहता है। तो आइए मिलते हैं श्री चमन कपूर जी से। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम तो अमीगोस ब्लिंक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, और मैं तमाम दर्शकों को जो भी मुझे देख रहे हैं उनको नववर्ष की बधाई देता हूं, और अपनी डिमांड भी रखता हूं कि मैं वार्ड नंबर 2 से नगर परिषद मनाली के पार्षद के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे या जो भी बुज़ुर्ग हैं वो मेरे कामों को देखते हुए, और जिन्होंने पहले देखा है, मुझे एक्सपीरियंस किया है कि डेवलपमेंट के कामों में किस तरह से हमारी भूमिका रहती है इस मनाली को सजाने संवारने में, और इस मनाली का विकास करने में पुरजोर जैसे भी हम लगते हैं वो सब उन्होंने देखा हुआ, परखा हुआ है हमें। और अब मेरा ताला चाबी निशान है, और 15 वर्षों के बाद फिर मैं 2 नंबर वार्ड में पहुंचा हूं, और मेरा राजनीतिक सफ़र 2 नंबर वार्ड से ही शुरू हुआ था। मैं धन्यवाद करता हूं 2 नंबर वार्ड के लोगों का कि जिन्होंने मुझे उन दिनों ये कहकर के वार्ड नंबर 2 की कई समस्याएं हैं और आप इन समस्याओं को उठाएंगे और आप नगर परिषद में जीत कर जाएंगे, अदरवाइज मेरी तो ये फील्ड ही नहीं थी। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ, लगभग 92 से, जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री होते थे उस ज़माने में भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। और वार्ड नंबर 2 में ही मेरा घर है, तो मेरे वहाँ जो भी लोग हैं, मित्र हैं और रिश्तेदार हैं या दूसरे जो भी लोग हैं, उन लोगों ने उन दिनों वार्ड नंबर 2 की समस्याओं को उठाने के लिए और उसका विकास करने के लिए मुझे नगर परिषद भेजा था। ये पहली सीढ़ी थी जहाँ से मेरा राजनीतिक करियर शुरू हुआ। उसके बाद फिर पार्टी ने भी देखा होगा और शहर के दूसरे लोगों ने भी देखा होगा, तो अगली बार मैं पूरे शहर से वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल मनाली के लिए मैंने चुनाव लड़ा, और पार्टी ने यह समझा, लोग जिस फूल के लिए, जिस निशान के लिए सारी उम्र लड़ते रहते हैं और तरसते रहते हैं, उस फूल के निशान पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और बड़ी शानदार जीत हमें मिली। उसके बाद तो एक स्वर्णिम युग मनाली के लिए शुरू हुआ कि जब मैं वाइस चेयरमैन था और चेयरमैन ट्राइबल रिजर्व सीट थी, वो लोग थे और पार्षद हमारे काफ़ी जीते हुए थे। उनके सहयोग से हमने मनाली में विकास की झड़ी लगा दी। वो सारी दुनिया से किसी से छुपा नहीं है। मालोड़ का काम उन दिनों हुआ, मालोड़ के साथ में गलियां, मनु मार्केट, दूसरी गलियां मालोड़ की ही तर्ज पे हमने सजाई, और जितना हमारे से काम हो सका उतना हमने काम उन दिनों मनाली के लिए किया। उसके बाद फिर सारी सीटें रिजर्व थी और 5 नंबर वार्ड जो था वो ओपन था, तो पार्टी का आदेश हुआ, मैं 5 नंबर वार्ड से लड़ा। आज मैं सभी मनाली वासियों का धन्यवाद करता हूं कि पूरी मनाली से लड़ा, तब भी आपका पूरा सहयोग मिला। 5 नंबर वार्ड से लड़ा तो जो 5 नंबर के स्थायी निवासी भी थे 5 नंबर वार्ड के, मैं तो 2 नंबर वार्ड से आके 5 नंबर में लड़ा था, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा, और मैं उस वक्त भी अच्छे वोटों से जीत कर और 5 नंबर की सेवा करता रहा। अब फिर 15 साल बाद मेरी बारी 2 नंबर वार्ड में आई है। वहाँ पे मैं वहाँ का बसिंदा हूँ, वहाँ की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। तो अब मैं 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ और ताला चाबी मेरा निशान है। मैं सबसे ये सहयोग मांगूंगा और आशीर्वाद मांगूंगा, बुजुर्गों से भी और दूसरों से भी, जो भी मेरी एज के हैं उनसे भी, माताओं से, बहनों से, कि मुझे 2 नंबर वार्ड से कामयाब करके भेजें ताकि मैं इस पूरी मनाली की सेवा कर सकूँ। जी तो चमन जी, ये तो बात रही कि सबसे मैं कहूँ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री अगर नगर परिषद मनाली में किसी की रही है तो आपकी रही है, जिसमें आपने जैसे कि अच्छी तरह से विवरण दिया कि किस तरह से 2 बार आप पार्षद बने, तो वहीं एक बार डायरेक्ट वोटिंग से सीधे वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको जो है वो चुना गया। मनाली की जनता ने आप पे भरपूर विश्वास दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। ऐसे कौन से कार्य आपके इन 15 वर्षों में हुए हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि जनता एक बार फिर से आप पे भरोसा करने के लिए तैयार है? बिल्कुल उन कार्यों के बारे में एक छोटी सी हम चाहेंगे कि रिपोर्ट आप यहाँ पर पेश करें। देखिए, जब मैं पहली बार पार्षद बना तब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दूसरे लोग थे, लेकिन फिर भी हमने खूब अपनी लड़ाई लड़ी और 2 नंबर वार्ड का विकास, जो नए रास्ते निकले, नई सड़कें निकली,
और नालों का चैनलाइजेशन हुई, और कुछ घर ऐसे थे जो बिना सड़कों के रह गए थे, तो उन तक रास्ते पहुंचाए, जो आज भी याद करते हैं। तो 2 नंबर वार्ड का उन दिनों खूब विकास किया, और उसी विकास के चलते सारे शहर में पता था कि एक आदमी जो है विकास के लिए जूझता है और अपनी लड़ाई लड़ता है, अपने लोगों की बात रखता है, जो हमें रखनी भी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, जो फर्ज है, उनका ये फर्ज है कि जनप्रतिनिधि एक पुल का काम करता है। जो गरीब लोग हैं या गांव के लोग हैं या जो दूसरे शहर के लोग भी हैं, अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, उनकी ये फील्ड नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को भी जानता है और उन लोगों को भी जानता है, वो उनके बीच में एक पुल का काम करता है कि उनकी समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचाए। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उनसे उस बात को पूछे और उनका काम करवा के दे। ये ही मौलिक जो ड्यूटी है, बेसिक जो ड्यूटी है हमारी, ये यही होती है। बाकी जो नगर परिषद के काम है, उसके बाद फिर लोगों ने मेरे काम देखे, काम देखने के बाद डायरेक्ट मेरे को टिकट भी दिया, और मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी का भी, और लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा 1 नंबर वार्ड से 7 नंबर वार्ड तक के लोगों का, कि जिन्होंने मेरे को डायरेक्ट चेयरमैन ने खूब वोटों से जिता कर भेजा। उस टाइम में हमने बहुत काम किए। उस टाइम में लोकल शैली में मनु मार्केट, आप देखते होंगे, मनु मार्केट में लोकल शैली के पत्थर लगाकर मनु मार्केट को सजाया संवारा, जो कि मालोड़ का ही एक हिस्सा बनती है। और माँ हडिम्बा के वहाँ को पौड़ियाँ लगाई, जो लोकल शैली के पत्थर लगाए, क्योंकि हमने पहले ही प्लान कर रखा था कि माँ हडिम्बा को पौड़ियाँ, जाने वाली पौड़ियाँ जो है उनकी बड़ी बुरी हालत थी, तो उसको ठीक किया जाए। फिर बिजली पानी के लिए काफ़ी लड़ाई करी, जो आज की डेट में पानी की समस्या अब शायद कहीं कहीं शहर में रह गई है, क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स जब भी आती है तो हम 24 आवर, लगभग मेरी ये आदत है कि मेरे मोबाइल कभी बंद नहीं होते, हमेशा 24 घंटे। अभी भी आपके सामने इंटरव्यू में बैठा था तो किसी का फ़ोन आ रहा था कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो इंटरव्यू बंद करके मुझे वो जवाब देना पड़ा, तो सॉल्व करना पड़ा उनका काम। तो जो पानी की समस्या थी वो हमारे ही टाइम में गोविंद ठाकुर जी साथ गए, और उनके सहयोग से, वो तब सरकार हालांकि दूसरी थी, लेकिन हम दिल्ली तक लड़े, और दिल्ली से 12 करोड़ रुपए पानी की समस्या के लिए हमने लाया था, और जो हमारे पास आया था, और हमारे पास से हमने फिर IPH को दिया, और अब रेगुलर लाइन जो है वो मनाली में पानी की पड़ी है, जिसमें 24 आवर पानी है। कुछ लोग जो है अभी भी उससे वंचित रह गए हैं, तो उनका जिनका ही फोन आता है तो हम SDO को बता के और उनके सहयोग करके और उनको वो लाइन लगवाई जा रही है। तो वो सारे काम जो हमने अपने टाइम में किए हुए हैं। और जगह जगह उन दिनों डस्टबिन होते थे, जब हम स्टार्टिंग में आए, जगह जगह डस्टबिन, जहाँ डस्टबिन होता था वहीं कचरे का ढेर, लोग बाहर से फेंक देते हैं, दूर से फेंक देते हैं, लोग उतने अवेयर नहीं थे। तो हमने एक जगह का उठाया, रिमूव किया, वहाँ 2 महीने ढेर लगते रहे, लेकिन बाद में लोगों को, और ये डोर टू डोर कलेक्शन वाला फिर हमने शुरू किया। डोर टू डोर कलेक्शन में भी कामयाब करते करते 2-3 साल लग गए। फिर हमने घर घर फ्री के डस्टबिन बांटे, जिसमें सेग्रीगेट करके गीला कचरा और सूखा कचरा जो है वो लोगों ने, अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। फिर भी मनाली की समस्या क्या रहती है कि मनाली की जनसंख्या अगर जनगणना करें तो 10,000, अभी तो 2020 में जनगणना होगी तो शायद बढ़ गई होनी 15,000-20,000, लेकिन पहले की 10,000। और जब फ्लोटिंग जनसंख्या आती है, जैसे सीजन लगता है, तो उसमें लाख से ऊपर बढ़ जाती है, 1.5 लाख लोग हो जाते हैं। उनको सहन करना फिर मनाली के लिए एक चुनौती बन जाती है, नगर परिषद के लिए। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूंगा अपने सफाई कर्मचारियों का कि पूरे जोर शोर से, और हमारे दूसरे भी अधिकारी कर्मचारी जो भी मनाली में होते हैं वो लगे होते हैं और उस पूरी समस्या का समाधान जो है स्मूथली करते हैं, और हमारा सहयोग उनके साथ है। चमन जी, जैसे कि आपने अभी तक हमें बताया कि किस तरह के अहम कार्य जो है वो आपके कार्यकाल में किए गए हैं, 2 बार आप पार्षद रहे और 1 बार जो डायरेक्ट आप वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहे, तो काफी अहम कार्यों के बारे में हमने अभी तक यहाँ पे जो है चर्चा की। इसी बीच में मेरा एक सवाल है, क्योंकि चुनौतियों के बारे में तो हम आगे जो है वो डिटेल में चर्चा करेंगे। एक पार्षद की सबसे बड़ी गुण क्या होते हैं, सबसे अहम गुण एक पार्षद के क्या होते हैं? पार्षद का बेसिक गुण तो ये होना चाहिए कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग शहर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इजीली अवेलेबल हो, तो इजीली एक्सेस हो। जैसे हमारे पास लगभग घर में सुबह मैं मॉर्निंग वॉक से जाता हूँ, पहले तो मॉर्निंग वॉक में लोगों को मिलता हुआ जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक से जब जाता हूँ तो लोग, हालांकि मैं 4th फ्लोर में रहता हूँ, लोग 4th फ्लोर में पहुँच जाते हैं बिना बेझिझक, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई दूसरे हो, जिसको भी कोई समस्या हो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहीं से निदान होता रहता है, किसी का फ़ोन करके, किसी का कैसे, जो भी किसी की समस्या है। तो पार्षद को बेसिकली तो उनके फ़ोन हमेशा ऑन रहने चाहिए, कि किसी को क्या पता किसी का कब एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता किसी को कब जरूरत पड़ जाए। तो पहली सीढ़ी जो है लोगों की पहली पकड़ जो पार्षद है, तो पार्षद को हमेशा मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो बेसिक हमारे काम है वो है, मेन काम है म्यूनसिपल काउंसिल का सफाई का, वो सफाई करवाना हमारा तो मतलब धर्म है, और मोदी जी का स्वच्छ भारत है और हमें करवानी भी चाहिए, तो ये एक मेन काम है।
पार्षद का, बाकी लोगों की छोटी छोटी समस्या होती है, बिजली है, पानी है, छोटे छोटे और कई काम है, कोई लाइसेंस बनाना, क्या करना, ये पार्षद के बेसिक काम है जो पार्षद को करने चाहिए। बाकी बड़ी लड़ाई तो फिर आगे लड़नी चाहिए जैसे भी। बिजली पानी पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे चमन जी, पर इससे पहले मेरा एक सवाल थोड़ा सा जो है वो हटकर है। हटकर ये है कि ये सवाल इस वक्त वार्ड नंबर 2 का हर एक आदमी करना चाहता है और ये सब सवाल सबके जहन में है। भारतीय जनता पार्टी से समर्थित आप उम्मीदवार हैं जी, और वार्ड नंबर 2 से वहीं अगर हम देख रहे हैं तो एक और कार्यकर्ता भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो वहां से जो है उम्मीदवार, उन्होंने दावेदारी पेश की है। तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आप एक ही पार्टी से जुड़े हुए 2 व्यक्ति हैं और वार्ड नंबर 2 से आप दोनों ने दावेदारी पेश की है, कितना नुकसान आपको लगता है कि होगा? देखो, पहली बात मैं अगर आपको बताऊं तो पार्टी का आदमी तो वो माना जाता है जो पार्टी की बात मानता हो। तो भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हर आदमी अपने फायदे के लिए जुड़ जाता है। आज की डेट में जो आज का एपिसोड है कि जब तक उनको फायदा होता रहा, भारतीय जनता पार्टी ने वो नॉमिनेट पार्षद बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये रुतबा दिया, ये इज्जत दी और यहाँ तक पहुंचाया। ज़्यादा नहीं बोलूंगा, उससे पहले कौन जानता था कौन नहीं जानता था उनको, वो अलग बात है। लेकिन जब पार्टी की तरफ से एक आदमी को टिकट मिल गया तो फिर वो अपने आप ही आदमी को शर्म होनी चाहिए। अगर वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, पार्टी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है तो उनको खुद ही बैठ जाना चाहिए था। पर अगर वो नहीं बैठे तो उनकी इच्छा है, सबका मौलिक अधिकार है, वो लड़े बेचारे जैसे भी उन्होंने लड़ना हो। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी समझदार वोटर है, जो भी फैमिली वोटर है, जो इस मनाली से प्यार करते हैं, जो इस मनाली को डेवलपमेंट इसकी चाहते हैं, वो एक भी वोट मेरा इधर से उधर नहीं हिलेगा। वो चाहे एक खड़ा हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी के जी चमन लाल जी को हरा देना, हमने चमन कपूर को कुछ करना, वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ से उठ के भी कोई खड़ा हो गया, वहाँ जाके कोई, तो किसी ने 5 वोटों में सिकुड़ना है, किसी ने 10 में सिकुड़ना है, कईयों ने जमानत जब्त करवानी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं और जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। वहाँ का बच्चा मेरे को जानता है। जो मतलब एक क्वालिटी वोटर है वो सब मेरे साथ हैं, वो कोई नहीं खिसकता। जो दूसरे वोट हैं, चलो उनकी भी जो समस्याएं होंगी उनको तो हम सॉर्ट आउट करेंगे ही। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे वोट भी बना दिए हैं जो पहले भी वार्ड नंबर 2 की ये समस्या रही, जो सरेआम दारू बेचने का काम करते हैं। अब उनको मैंने कई बार पुलिस में भेजा, कई बार वो किया, वो वोट मुझे नहीं मिलने हैं। तो ऐसे वोटों को लोग ले जाएंगे। तो चमन जी, आपका कहना है कि आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है, कोई आपको आशंका नहीं है इसमें? ये कॉन्फिडेंस तो वाकई एक उम्मीदवार का होना चाहिए और ये जानकर काफी अच्छा लगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात भी हमने कर ली, आप समर्थित उम्मीदवार हैं, राजनीति की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं विकास की। विकास की अगर बात करें तो इस वक्त आपके नजरिए से मनाली के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? देखो, मनाली पर्यटन स्थल है, यहाँ सबकी रोजी रोटी, चाहे वो कोई बोले कि मुझे क्या लेना है जी टूरिज्म से, कई बार कई मार देते हैं हवा, लेकिन सबकी रोजी रोटी पर्यटन से जुड़ी हुई है। यहाँ किसी के पास भी बाहर से जब टूरिस्ट आएगा, पैसा आएगा तभी बटेगा। मेरे पास आएगा तो मैं बढ़िया वाला कपड़ा खरीदूंगा तो कपड़े वाले के पास जाएगा, कपड़े वाला जो है उसके पास आएगा शूज खरीदेगा, शूज वाला रेस्टोरेंट, वो सर्कल है, पैसा घूमता है। लेकिन वो जो टूरिस्ट है, अतिथि देवो भव तो हम बोलते हैं, लेकिन उसकी अतिथि की तरह सेवा करें, ताकि वो वहाँ जाके बताए अपने कि यार मनाली एक ऐसा स्टेशन है जहाँ मजा आ जाता है जाने का, और वहाँ लोग अतिथि की तरह हमारे को मानते हैं। तो अतिथि की तरह मानने में क्या है कि आज की डेट में हमारी भारत सरकार ने बहुत बढ़िया एक नेशनल हाईवे यहाँ तक मनाली तक पहुँचाना शुरू किया हुआ है, और हो सकता है कि आधा इस मई में हमें आधे का फायदा मिल जाए मंडी टू मनाली, और आधा आने वाली मई में जो है कंप्लीट हो जाए कीर्तपुर से वहाँ तक, क्योंकि काफ़ी काम है उसमें भी अभी। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कीर्तपुर टू मनाली एक इतनी बढ़िया ड्राइव होगी जो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं होगी। चढ़ाई चढ़ रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, आप टनल में घुस रहे हैं, फिर आ रहे हैं, रिवर दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, इससे विचित्र जर्नी कहीं की भी नहीं होगी। लोग करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां लेके यहाँ पहुंचेंगे। बट जो सबसे विकराल समस्या है वो अभी तक जिसके ऊपर गोविंद ठाकुर जी भी विचार कर रहे हैं, और हम आएंगे, हम विचार करेंगे, बैठेंगे, वो सबसे विकराल समस्या पार्किंग की है। कि इतनी महंगी गाड़ी लेके कोई आ रहा है और फिर वो बेचारा कहीं भी रोकना चाह रहा है, उतना पुलिस वाला पीछे दौड़ता है, वो आगे कर, वो आगे कर, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, दुखी हो जाता है कि बाल बच्चों के साथ आया हुआ है, अगर ड्राइवर नहीं लाया हुआ है तो फिर वो गाड़ी खड़ी करने को जगह ही नहीं मिलती और माल रोड तक नहीं आ पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नजर आती है वो एक बहुत बड़ी पार्किंग की है, जो हमने सोच भी रखा है, लेकिन उसमें कई बाधाएं आती रहती हैं बीच में। अब आप कहोगे कि आपने 10 साल में क्यों नहीं बना दिया, 15 साल में क्यों नहीं बना दिया? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मेरा ही नहीं बल्कि जनता के जहन में भी ये सवाल है, मुझे पता है कि आप तक क्वेश्चन ही आएगा। तो मैं खैर वाइस चेयरमैन तो एक बार ही रहा, जब मैं उस पोस्ट पे था तो हमने कोशिश भी करी, लेकिन तब परिस्थितियां उल्ट थी।
जब मैं वाइस चेयरमैन था उस ज़माने में सरकारें दूसरी थी, तो सरकारें दूसरी थी, फाइल यहाँ से चलनी है तो फिर शिमला पहुँचनी है, शिमला में उस सरकार ने अगर रोक ली तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे भी हमारी सरकार की आएगी नगर परिषद, और हमारे मंत्री, माननीय मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनका सहयोग लेके अपनी सरकार से पूरी फाइल पुश करवा के, और 118 की परमिशनें भी हैं अभी जो लेने को हैं ज़मीन की, अभी तक नगर परिषद के अपने नाम से ज़मीन नहीं है जिसकी फाइल हमने चलाई हुई है, और काफ़ी वो 99% जो है उस पर पहुँच गई है कि नगर परिषद के नाम ज़मीनें हो जाएंगी। और उसके बाद पार्किंग की जगह भी देख रखी है हमने, तो उस बड़ी पार्किंग को बनाएंगे जिस पार्किंग में कम से कम 500 से 1000 गाड़ियां आ जाएं, ताकि लोगों को एक रिलैक्स मिले, एक सुकून मिले कि जाके चाहे 200 रुपये देना पड़े, 100 रुपये देना पड़े, लेकिन एक बढ़िया सी पार्किंग वहाँ पे मिल जाएगी जिसमें गाड़ी जो है सेफ हमारी रहेगी, महंगी गाड़ी लेके। एक तो ये सबसे बड़ी प्लानिंग है आपकी, अगर आप एक बार फिर से जो है जनता आप पे विश्वास जताती है और आप इस बार अगर पार्षद बन के आते हैं, हिस्सा बनते हैं नगर परिषद का, तो आप इस बारे में सोचेंगे? बिल्कुल। इससे पहले आपने एक बात जो यहाँ पे कही थी कि मूलभूत सुविधाओं में बात आती है पानी और बिजली की, तो पानी बिजली की सुविधा जो है वो मनाली में, उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल तो आंख मिचौली बिजली की कुछ ऐसे चल रही है कि पूरी मनाली। मैं वही कहना चाह रहा था, मैंने एक्शन साहब से भी बात करी, मैंने एसडीओ साहब से भी बात करी कि थोड़ा सा सीजन आ जाता है तो प्रेशर बन जाता है, तो एकदम से बिजली कम होना शुरू हो जाती है, बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है, तो उससे होटल वाले तो दुखी होते ही हैं, पर्यटन व्यवसायी तो दुखी होते हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो उनसे पता करवाया था, पीछे भी मैं एसडीओ एक्शन से के साथ बैठा था और मिला था उनसे, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो जो मंत्री जी के प्रयासों से हमारे एडी हाइड्रो से हमें बिजली मिलनी है, उसका सारा काम हो गया है, उसकी जो है वो कंपनी ने काम करना है। बिजली के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने तारें भी बिछा दी हैं शहर तक और आगे तक जहाँ तक भी बिछनी थी, लेकिन HPCCL कंपनी को शायद उन्होंने काम दिया है, जो उन्होंने वहाँ पे सब स्टेशन लगाना है। 2,46,00,000 का शायद वो है जो सब स्टेशन लगेगा प्रेणी में शुरू में, और उससे जो है सारी बिजली की सप्लाई मनाली में विधिवत तरीके से आएगी और वो सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई होगी, जिसमें आपकी बिजली 24 आवर रहेगी। पर बस वो मार्च या अप्रैल में मंत्री जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे भी है उद्घाटन करवाएंगे उसका, और मार्च अप्रैल के बाद और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आपको बिजली की सप्लाई जो है बीच में टूटती रहे या बिजली जाती रहे, फिर आपको रेगुलर बिजली की सप्लाई मिलेगी। और रही वार्ड नंबर 2 की बात, उसके लिए मैंने पहले ही बात करके रखी हुई है। वार्ड नंबर 2 की जो भी समस्याएं हैं, तो उसमें मैं एसडीओ एक्शन के साथ बैठा हुआ था और हमने एक प्रपोजल बनवाई, और वो प्रपोजल लगभग कोई 3-1 करोड़ रुपए की है प्रपोजल वो, जिसमें हम यहाँ बाजार से लेके और वहाँ तक पूरी अंडरग्राउंड कर रहे हैं लाइनों को, और उसकी प्रिंसिपल अप्रूवल आ गई है। तो ये जाले जो है बिल्कुल नहीं रहेंगे, वार्ड नंबर 2 में तो रहेंगे ही नहीं, पर पूरे शहर में भी हम कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में भी ये बिजली के जाले लटके हुए नजर ना आए जी। और पानी की सप्लाई तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब हम वाइस चेयरमैन थे उस जमाने में 12 करोड़ रुपए आया था, और फिर उसके बाद काम चला था, अब वो लगभग रेगुलर हो गया। मेरा ख्याल है कि 20-30% लोग जो हैं वो उस लाइन से जुड़ने से रह गए हों, वो अलग बात है, उनको नहीं पता होगा, उस लाइन से नहीं जुड़ पाए होंगे। तो जिनके फ़ोन मेरे को 2-4 दिन पहले भी आए, तो 3-4 जगह 2 नंबर वार्ड में अभी जो है उनको बताया कि फलाने आदमी से मिलो और वो आपको कनेक्शन मिलेगा, और मिल गया, उन्होंने धन्यवाद भी किया जी। पानी और बिजली की बात हो गई, अब अगर बात हम साफ सफाई की करें तो आपने डोर टू डोर जो कलेक्शन की बात की है वो मैंने भी अनुभव किया है। मैं भी आप ही के वार्ड से जो है वो संबंध रखती हूँ, और वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और सब लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। पर बावजूद इतनी कोशिशों के चमन जी, अगर हम देखते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो वार्ड नंबर 2 के लिए जो मुख्य रास्ता जाता है हमारे सरकारी मनाली स्कूल की ओर से, मिशन की तरफ से जो रास्ता जाता है, वहाँ पे एंट्री पर ही हम देखते हैं कि डंपिंग स्पॉट बन गया है। वहाँ पे लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, एक तरफ वहाँ पे हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ वो डंपिंग एरिया है। वैसा ही बस स्टैंड के साथ हमें देखने को मिलता है, और 2-4 जगह और ऐसा है। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं, कहाँ कमी रह गई? देखो, मैं बताऊं कि पहले तो 35 जगह थी जो डंपिंग एरिया बनी हुई थी जी। अब सब जगह से कचरा जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन होती है, लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं, जैसे दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, ढाबे हैं, दूसरे हैं, उनमें दिन में 4 बार भी कचरा निकल जाता है। तो सवेरे और शाम तो हमारे एम्प्लॉय जो है आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं और कचरा ले जाते हैं, लेकिन उनको फिर एकदम से कचरा फेंकने के लिए नहीं तो हर कहीं फेंकेंगे। तो 2-3 जगहें रखी हुई हैं,
लेकिन उन जगहों पे भी आदमी दूर से कचरा फेंक देता है। कई बार कई नहीं सोच पाते इतना कि हाँ जी इससे कितना गंद फैलेगा क्या होगा, तो दूर से कचरा फेंक देते हैं और तब बुरा लगता है, तब दिखता है। फिर भी कोई ना कोई टेक्निकल तरीके से इन तीन ही जगह रह गई हैं, एक मिशन के पास है, एक बस अड्डे के पास है और एक नीचे है। तो इन तीनों जगहों को कोई टेक्निकल तरीके से इस ढंग से बनाएंगे ताकि कोई भी कचरा बाहर ना आए, और कोशिश करेंगे कि वहाँ डंपिंग साइट ना रहे। लेकिन वो इम्पॉसिबल जैसा मुझे लगता है कि सवेरे भी लोग चले जाते हैं कचरा लेके, शाम को भी कचरा लेके चले जाते हैं, दिन में भी चक्कर मारते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका अपनी मनमर्जी से किस टाइम कचरा निकल जाता है, अंदर से माल आ रहा है, खाली कर रहे हैं, या कोई पार्टी हो रही है, ढाबे से निकल रहा है, रेस्टोरेंट से निकल रहा है, तो उनका कोई टाइमिंग नहीं है, उनका डब्बा भर जाता है तो वो फेंक देते हैं। तो इसलिए 2-3 स्पॉट रखे हुए हैं। इनको फिर मुझे लग रहा है कि इनको बढ़िया तरीके से इस तरीके से बनाया जाए ताकि बाहर कुछ भी ना दिखे और उसमें कचरा लोग डालें और सफाई व्यवस्था बनी रहे। जी, तो मुझे लगता है कि वाकई इस संदर्भ में भी सोचने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि मनाली के सौंदर्य को देखने लोग निहारने जो है देश विदेश से आते हैं। और सौंदर्य की जब मैं बात करूं तो मनाली के बारे में सोचते ही सबसे पहली तस्वीर आती है चमन जी, वो है मॉल रोड की। जी, मॉल रोड की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ के लिए कुछ प्लान्स हैं? क्योंकि यहाँ पे लोग अगर मॉल रोड को देखते हैं शिमला के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? अगर माल रोड की बात करें तो ये हमारा सौभाग्य है कि ये माल रोड हमारे ही ज़माने में बना था। जिन दिनों हम वाइस चेयरमैन थे उस टाइम में माल रोड बन के जो है तैयार हुआ था, और इसी माल रोड की तर्ज पे हमने मनु मार्केट की तरफ को पार्क और दूसरी मनु मार्केट की तरफ को आने वाले रास्ते इसी माल रोड की तरफ से कुल्लू शैली के पत्थर में तैयार किए थे। और माल रोड जो है वो एक मुख्य आईना है, जो भी दुनिया भर से लोग आते हैं वो माल रोड को देख के, माल रोड एक हमारी पहचान है और कोई भी टूरिस्ट जो है माल रोड पे आए बिना नहीं जाता। तो आगे के लिए जो प्रपोजल है हमारी, जैसे आप पूछ रहे थे, तो माल रोड पे हमने कुल्लू शैली से सभी जो जितनी भी दुकानें हैं, घर हैं, उसके लिए एक प्रपोजल ऑलरेडी भेजी हुई है, जो वर्ल्ड बैंक से लोग आए हुए थे और उनको भेजी हुई है। इन दुकानों की जो पूरी फेस लिफ्टिंग की जाएगी काटपूनी शैली से, और इनका कोई खर्चा नहीं होगा, वो सारा खर्चा हम करेंगे। सिर्फ इनकी यस चाहिए थी, वो यस इन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, इन सब ने यस दी हुई है। और माल रोड पे सुंदर से बेंचेस लगाए जाएंगे, सुंदर सी लाइटनिंग करेंगे। जिन दिनों सीजन आते हैं उन दिनों दुल्हन की तरह इस माल रोड को सजाया जाएगा, क्योंकि ये माँ हिडिंबा का शहर है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सारा मनाली का सिस्टम चला हुआ है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे और माँ हिडिंबा और आप लोगों के सहयोग से और सभी जितने भी मतदाता हैं वो उनका सबका सहयोग रहेगा, और पूरी मनाली में जो है हमारे पास से जीत कर आएंगे और हम सारे कार्यों को पूरा करेंगे। तो चमन जी, जिस तरह से आपने ये आश्वासन अभी हम सभी को दिया है कि इस तरह से जो है अगर आप आए तो ये कार्य होंगे, और आपने दावा किया है कि ये कार्य होंगे, तो इससे तो हमें बहुत जो है मैं कहूँ कि अनुभूति हो रही है कि वाकई अगर आप आए तो विकास के कार्यों में 4 चांद लग जाएंगे। अब जनता आप पे कितना भरोसा दिखाती है वो तो हमें 10 जनवरी को मतदान के उपरांत पता चल ही जाएगा। इससे विपरीत एक मेरा और सवाल है, जब चमन कपूर जी की बात आती है तो लोग सिर्फ इनके प्लान्स के बारे में, विकास के प्लान्स के बारे में सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं रहते, बल्कि एक और भी सवाल है जो इस वक्त पूरे मनाली के जहन में घूम रहा है। तो ये सवाल ये है कि क्या इस बार वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के लिए जो आप लड़ रहे हैं, अगर आप चुनकर आगे आते हैं तो क्या आप प्रधान पद की भी दावेदारी पेश करेंगे? देखो, ये सब पार्टी ने डिसाइड करना होता है, लेकिन प्रधान पद की दावेदारी तो 100% हम तो पेश करेंगे ही, और उम्मीद भी है कि अनुभवी होने के नाते हमें प्रधान बनाया भी जाएगा, ऐसा लगता है जी। तो जनता को उनका जवाब मिल गया होगा कि ये दावेदारी जरूर पेश करेंगे, पर इससे पहले जरूरी है कि वार्ड नंबर 2 की जनता जो है वो एक बार फिर से चमन कपूर जी पे अपना विश्वास दिखाए और उन्हें विजयी बनाए। तो चमन जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी विस्तृत आपने चर्चा की अपने प्लान्स को लेके, आप क्या सोच रखते हैं विकास को लेके, आपका क्या दृष्टिकोण है, इस विशेष चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अनुभव जरूर जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों को अवेयर करते हैं और करते रहें ताकि लोग भी अपने क्वेश्चन रखें आपके पास और उन समस्याओं का हम हल करते रहें। जी धन्यवाद। चमन जी, कोरोना काल है और कोरोना काल में इस बार जो है वो चुनाव करवाना प्रशासन और सरकार के लिए एक दुगनी चुनौती साबित हो रहा है। इस संबंध में हमने एसडीएम महोदय से भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी रखी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो कोरोना काल में जितने भी प्रत्याशी हैं या जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सरकार ने एसओपी रखी हुई है, जो सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं में चलकर, जैसे 5 लोग इकट्ठे होकर जाएं,
अगर बाई द वे आप 10 हो जाते हैं तो कम से कम 5 का ग्रुप हो, वहाँ हो 5 का ग्रुप यहाँ हो, गैप में जाएं ताकि ये संक्रमण कहीं ना फैले। और आप खुशी के दिनों को मनाने के लिए चले हुए हैं और संक्रमण फैल जाए तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें जो सरकार के नियम बनाए हुए हैं, सरकार ने नियम बनाया उस नियमानुसार ही इलेक्शन लड़ना और लड़वाना चाहिए। इस कोरोना काल में चुनाव आया हुआ है तो मैं चाहूँगा कि जो वोटर हैं वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और जहाँ भी वोट डालने जाना है वहाँ सरकार ने सारे इंतजाम किए हुए हैं। वोट अपना जो अधिकार है वो ज़रूर दें। और वार्ड नंबर 2 से मैं खड़ा हूँ, मेरा निशान ताला चाबी है। ताला चाबी पे मोहर लगा के मुझ पे विश्वास करके मुझे कामयाब बनाएं और मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे वार्ड नंबर 2 से भाजपा समर्थित उम्मीदवार श्री चमन लाल कपूर जी। आज हमने विस्तृत चर्चा की मनाली के विकास को लेकर इनके दृष्टिकोण की। अब फैसला आपको करना है कि अपने वार्ड की बागडोर आप किसके हाथ में सौंपेंगे। सोच समझकर वोट कीजिएगा, पर हाँ याद रखिए कि वोट जरूर कीजिएगा। लोकतंत्र द्वारा दी गई सबसे बड़ी शक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अमीगोस ब्लिंक। हमारी सभी पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके जो भी सवाल हैं अपने वार्ड के उम्मीदवारों से वो आप हमें मैसेज करके भी भेज सकते हैं। वहीं पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ भी भेज सकते हैं। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे भेजना है तो आप वहाँ भी भेज सकते हैं। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे कीजिएगा फॉलो और फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। Amigos Blink. Freezing time in a blink.